नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस लाइव क्लास में, जो कि है मैराथन क्लासेस इंडियन पॉलिटी की हम शुरू कर रहे हैं। और ये लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। शुरुआत से हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर ये क्लास हम चालू कर रहे हैं। और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें हम कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, और जिसमें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो आप तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही बेहद खास ये क्लासेस होने वाली हैं। लगातार चलेंगी, मैराथन क्लासेस हैं ये। तो ये पहली क्लास है जिसमें कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था का बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। तो क्लास बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। तो सारे विद्यार्थी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस क्लासेस से, जो कि मैराथन क्लासेस है भारतीय राज्य व्यवस्था की, इससे जुड़े रहें। इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, तो लगातार आप किसके साथ में कनेक्ट रहेंगे। तो मेरे इस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको इसमें ऑल नोटिफिकेशन को एक्सेस कर लीजिए, जिससे कि आप एक भी क्लास मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि पहली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रमुख राजनीतिक शब्दावली यानी कि जो पॉलिटिकल यहाँ पर वॉकेबुलरी होती है, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है, जो कि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहद खास है। जिसमें कि आप अपने आंसर राइटिंग में इन पर्टिकुलर वॉकेबुलरी को, इन इंपॉर्टेंट शब्दावलियों को आप यहाँ पर समझ के उसको आप एलोबरेट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो एक एक करके हम वो सारी शब्दावली, वो सारी टर्मिनोलॉजी, वो सारी की सारी वॉकेबुलरी यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि भारतीय राजनीति में उपयोग की जाती है। प्रमुख राजनीतिक शब्दावलियां, जो कि हम यहाँ पर अभी हम एक एक करके सारे देखेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही बेहद खास समझिएगा आप, जिसमें कि आप वो सारे टर्म यहाँ पर समझने वाले। तो पहली पॉइंट लेते हैं आप। तो पहला पॉइंट यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको, तो वो मिलेगा यहाँ पर अध्यादेश के बारे में। ठीक है ना, जिसमें कि हम अध्यादेश यानी कि अधिकार प्रेक्षा के ऊपर में यहाँ पर आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो अधिकार प्रेक्षा के बारे में अगर हम देखा जाए, तो यहाँ पर ये प्रलेख कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पर जो अधिकार प्रेक्षा का शब्द है, इस शब्द को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये प्रलेख किसी भी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद ग्रहण करने के लिए, रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद पर ग्रहण करने से वह अधिकार नहीं, यानी कि जिस पद को वो ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है, उस पद पर रोकने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है और उसके लिए ये जारी किया जाता है। यानी कि अधिकार प्रेक्षा का मतलब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला जो है वो है अध्यादेश। अध्यादेश जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अध्यादेश मतलब कि जब संसद में सत्रावहान हो गया है, यानी कि सत्रावासन, यानी कि जब किसी संसद की कार्रवाई, जैसे कि आपको मालूम है संसद का जो सत्र है वो अपने भारत में 3 बार लगता है। एक बार मानसून सत्र, दूसरा शीतकालीन, और एक बजट प्रक्रिया का सत्र लगता है, जिसमें कि बजट दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 3 सत्र का यहाँ पर प्रोविजन दिया गया। वैसे तो 2 सत्र होते हैं कि 6 माह में एक बार सत्र होना जरूरी है, एक बार यहाँ पर सत्र लगाना जरूरी है। तो ये दो अपन प्रमुख मानते हैं, जिसमें कि मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। जब सत्र का सत्रवाहन हो जाता है, यानी कि जब सत्र खत्म हो जाते हैं और उसके बीच में कभी सांसद में कोई एक बिल की जरूरत पड़ती है, कोई एक ऐसा रूल बनाने की जरूरत पड़ती है जो कि जरूरी है इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उस समय राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये वही अध्यादेश है। तो जब संसद का सत्रावहन हो गया है और ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो जिसमें कि शीघ्र ही कार्रवाई आवश्यक हो, यानी कि जिसमें कि बहुत ही शीघ्र ही कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो उस समय राज्य अध्यक्ष यानी कि भारत का राष्ट्रपति, राज्य अध्यक्ष का मतलब होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो कहलाता है उसी को अध्यादेश कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसके लिए यह टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, यह शब्दावली का उपयोग होता है। ये किसी निश्चित समय के लिए ही जारी किया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है कि कोई भी अध्यादेश एक निश्चित समय के लिए ही जारी किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जब भी सत्र, यानी कि अगले 3 माह से 6 माह के बीच में जब जब सत्र चालू होगा, तो उस समय
इस पर्टिकुलर अध्यादेश के ऊपर चर्चा होके इसको बिल के रूप में लाया जाएगा, अगर वहां पर दोनों दल इसमें सहमति देते हैं और यहाँ पर उसको बिल के रूप में रखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा अध्यादेश का मतलब यहाँ पर क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगली जो शब्दावली है वो है अधिनायक तंत्र। नोट कर लीजिएगा, अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र का जो मतलब है यहाँ पर आपको समझ में आएगा, यानी कि निरंकुश शासन तंत्र स्थापित करने वाला व्यक्ति। अधिनायक तंत्र का मतलब होता है निरंकुश, यहाँ पर जिसमें कि उस तंत्र में कोई व्यवस्था नहीं है और वहां पर एक ही व्यक्ति अपने शासन को यहाँ पर अध्यारोपित करता है, अपने शासन को यहाँ पर प्रेशराइज करता है, उसका मतलब होता है अधिनायक तंत्र। यानी कि निरंकुश शासन तंत्र स्थापित करने वाला व्यक्ति या फिर समूह जिसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, जिसको कि पब्लिकली यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता है, उसको यहाँ पर अधिनायक तंत्र कहा जाता है। आधुनिक निरंकुश तंत्र किसी व्यक्ति अथवा दल या सेना के द्वारा सत्ता संभालने में ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति अथवा दल या फिर सेना के द्वारा कोई भी ऐसा तंत्र को अपना लिया जाता है, उसको संभाल लिया जाता है, तो ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया को यहाँ पर अधिनायक तंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि नागरिकों के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पब्लिक है, जो सिविल यहाँ पर सोसाइटी है, उनके यहाँ पर राइट्स को कंट्रोल कर दिया जाता है और विशेषकर अधिनायक तंत्र में सत्ता की सारी शक्तियां व्यक्ति विशेष के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरी की पूरा जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, वो कंट्रोल कर ली जाती है और वही यहाँ पर उस तंत्र को संभालता है और यहाँ पर संचालित करता है। तो उसको कहा जाता है अधिनायक तंत्र, यानी कि निरंकुश शासन तंत्र चलाने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है, जो कि चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, समूह के द्वारा हो या फिर किसी दल के द्वारा हो, जिसमें कि जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, उसको यहाँ पर अधिनायक तंत्र कहा जाता है। अगली शब्दावली जिसमें अधिहनन। अगली शब्दावली क्या है, नोट कर लीजिएगा, अधिहनन। अधिहनन का यहाँ पर जो मतलब है वो है जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के किसी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। कोई भी राज्य, यानी कि अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोस में अगर एक राज्य है, एक स्टेट है, एक कंट्री है, कंट्री अगर नेबर कंट्री पर अपना अधिकार जमा लेती है, ठीक है ना, अपना अधिकार कर लेता है, तो उस क्रिया को यहाँ पर अधिहनन क्रिया कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, अधिहनन क्रिया कहा जाता है। और ये एक पक्षीय और तात्कालिक क्रिया है। ये क्या है, एक पक्षीय और तात्कालिक क्रिया है, जो कि उस राष्ट्र की सहमति अथवा बिना सहमति के आधार पर किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये क्या है, एक पक्षीय तात्कालिक क्रिया है जो कि उस राष्ट्र की सहमति अथवा बिना सहमति के आधार पर किया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि यहाँ पर है क्या। यहाँ पर सीधे के सीधे अधिहनन की प्रक्रिया को एक राष्ट्र किसी अपने नेबर राष्ट्र या फिर किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो उसको ही यहाँ पर अधिहनन कहा जाता है। अगले पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो कि किसी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विरोधी दल के द्वारा संसद में रखा गया। क्या है यहाँ पर अविश्वास, यानी कि लो कॉन्फिडेंस मोशन। लो कॉन्फिडेंस मोशन इसको कहा जाता है। ये लो कॉन्फिडेंस मोशन जो है संसद में रखा जाता है, जो कि सत्तारूढ़ दल जो वहां पे सरकार में है, पूरा सरकार की व्यवस्था के खिलाफ में जो अपोजिशन होती है, जो विरोध में दल होता है, वो संसद में ये प्रस्ताव रखता है। ऐसे प्रस्ताव को अविश्वास का प्रस्ताव कहा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है, जिसमें सरकार के प्रति अविश्वास मतलब अविश्वास व्यक्त किया जाता है। मतलब कि सरकार की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया हो, वह जो प्रस्ताव है वो अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए पक्ष में, ठीक है ना, यहाँ पर कहा गया है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए पक्ष में यदि 50 सदस्य भी हों, यानी कि
मिनिमम 50 यहाँ पर मेंबर भी हों तो अध्यक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर अगर अविश्वास प्रस्ताव कोई विपक्ष का दल प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें यहाँ पर जो संसद का अध्यक्ष है, संसद का जो स्पीकर है, वो यहाँ पर एक नॉमिनल मिनिमम 50 मेंबर्स भी वहां पर अगर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर राजी है तो अध्यक्ष प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद में प्रस्ताव पर क्या होती है, बहस होती है, और बहस के अंत में यहाँ पर मतदान होता है। यदि प्रस्ताव में मतदान के आधार पर स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि उसको परमिशन मिल जाती है और उसमें मतदान उसके फेवर में होता है, तो सत्तारूढ़ सरकार को क्या है, त्याग पत्र देना पड़ता है। यहाँ पर क्या, सत्तारूढ़ दल को यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ता है और वो वहां से वो सरकार गिर जाती है, यानी कि वहां पर सरकार का अंत हो जाता है और अविश्वास प्रस्ताव में यहाँ पर सफलता मिल जाती है। तो ये मतलब हुआ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव का। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में, अगली वोकैबुलरी पे अपन बात कर लेते हैं, वो है अराजकतावाद। अराजकतावाद, अराजकतावाद के बारे में अगर बात करें तो जब कोई राजनीतिक सिद्धांत अव्यवस्था पर आधारित हो और उस सिद्धांत की जो व्यवहारिकता हो वो राज्य के कार्य संचालन को अवरुद्ध हो रहा हो उससे, यानी कि यहाँ पर जब कोई राजनीतिक सिद्धांत अव्यवस्था पर आधारित, यानी कि कोई भी एक राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि कोई पार्टी है, कोई पार्टी यहाँ पर अव्यवस्था पर आधारित कोई भी ऐसी व्यवस्था चला देती है, ठीक है ना, और उस सिद्धांत का व्यवहारिकता से राज्य के जो कार्य संचालन में उसमें अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है, उस पर कहीं रुकावट पैदा हो रही है, तो वैसी स्थिति को अराजकता की स्थिति कहा जाता है। यानी कि कहीं पे भी कोई भी ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे कि वहां पर राज्य के संचालन में कोई अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है, कोई अराजकता फैल रही है, कोई भी ऐसी स्थिति फैल रही है कि वहां पर राज्य का संचालन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, अराजकता की स्थिति कहा जाता है। और इस सिद्धांत को अराजकतावाद की संज्ञा दी जाती है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है अल्टीमेटम। अल्टीमेटम शब्दावली नोट कीजिएगा। और अल्टीमेटम जो शब्दावली है, अगर उस शब्दावली के बारे में बात की जाए तो ये किसी पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को, ठीक है ना, किसी पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को किसी संदर्भ की पूर्ति के लिए एक निश्चित टाइम, यानी कि निश्चित अवधि की सीमा के पश्चात में विभिन्न कदम उठाए जाने की धमकी कहा जाता है। यानी कि अल्टीमेटम यानी कि एक चेतावनी, एक समय अवधि यहाँ पर निश्चित की जाती है एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को, और उस निश्चित अवधि के पश्चात में वो ये कदम उठा सकता है। उस शब्द को, उस कदम को यहाँ पर अल्टीमेटम कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अधिरोध लगाना। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है अधिरोध लगाना। और अधिरोध लगाने का मतलब होता है यदि कोई देश अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करता है, यदि कोई देश अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करता है, कोई देश अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध विश्व समुदाय द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के रूप में व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक नेबर कंट्री या फिर कोई भी पूरे विश्व में, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय जो लॉ है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का यहाँ पर उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो वर्ल्ड के पूरी की पूरी कंट्रीज हैं, वो पूरा समुदाय है, वो यहाँ पर एक दंडात्मक, एक पनिशेबल यहाँ पर एक्टिविटी लेता है, मतलब एक्ट करता है और दंडात्मक कार्रवाई के रूप में यहाँ पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लगा सकता है। तो इसको कहा जाता है, क्या करना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अधिरोध करना। अधिरोध यानी कि उसके व्यापार में, उसके ट्रेड में, उसके किसी भी एक्टिविटी में जो कि एक वर्ल्ड लेवल पर की जाती है, उस पर लगाम लगाना, उस पर रोक लगाना, उसको कहा जाता है यहाँ पर अधिरोध लगाना। और इस प्रक्रिया में इस राष्ट्र के जो आयात निर्यात, यानी कि इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही बाधित किया जाता है। यानी कि वो अपने देश में बना हुआ जो सामान है उसको वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता और किसी अन्य देश के द्वारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा
ऐसा आइटम वहां से इंपोर्ट नहीं कर सकता है। दोनों पर यहाँ पर ट्रेड पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाती है। यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता है, उसको यहाँ पर अधिरोध लगाना कहा जाता है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी विशेष सामग्री की आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो ये चीजें जो कहलाती है इसको अधिरोध कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी, अगली शब्दावली पर चलते हैं। तो कहा था आकस्मिक शासन परिवर्तन। आकस्मिक शासन परिवर्तन का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। जब किसी, यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर आकस्मिक शासन परिवर्तन का मतलब होता है कि जब किसी विद्रोही गुट के द्वारा, जब किसी विद्रोही गुट के द्वारा सशस्त्र विद्रोह से, सैनिक कार्रवाई से या फिर गुप्त रूप से किसी और गैर कानूनी तरीके से सत्ताधारी दल को हटाकर नई सत्ता की स्थापना की जाती है, उस कूप को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, उस कूप को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, आकस्मिक शासन। यानी कि एकदम तुरंत ही सत्ता परिवर्तन की जो एक प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पर आकस्मिक शासन परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी राज्य में यदि कोई सैनिक अधिकारी किसी वास्तविक शासन पर को अपदस्थ करे, यानी कि उसको हटाकर उस शासन को अपने अधीन कर लेता है, ठीक है ना, तो उससे पूरा सैनिक कूप कहते हैं, यानी कि सैनिक शासन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि मिलिट्री डिक्टेशन, जैसे अपने जो नेबर कंट्री है, कई बार आपने देखा होगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, वहां पे भी मिलिट्री डिक्टेटर्स आए। पाकिस्तान में भी दिखा है आपने, पाकिस्तान में भी मिलिट्री डिक्टेटर्स यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आकस्मिक शासन परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या होता है। अगली शब्दावली पर चलते हैं। अगली शब्दावली जो है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसको हम समझते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यहाँ पर इलेक्शन के ऊपर जाता है, यानी कि निर्वाचन के संदर्भ में। यहाँ पर जब भी निर्वाचन होता है, जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में अपनाई गई पद्धति को, यानी कि उसमें जो पद्धति अपनाई जाती है उसमें से एक पद्धति ये भी होती है जिसको कि बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसमें कि प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर, प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, उस मतों के आधार पर यहाँ पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव की इस पद्धति में इसका ही सहारा लिया जाता है। भारत में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से ही के द्वारा ही लिया गया है। यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगले पॉइंट की जो होते हैं, अगली जो शब्दावली है उस पर चलते हैं, और अगली शब्दावली है उदारवाद। उदारवाद, अगर हम इसके बारे में बात करें, उदारवाद के बारे में, तो उदारवाद एक सकारात्मक विचार रखने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव जो यहाँ पर अपने ओपिनियन रखते हैं, उनको रखने वाले लोगों को यहाँ पर वो उदार कहलाते हैं। और उदारता पर आधारित सिद्धांत को ही यहाँ पर उदारवाद कहा जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति, दल या सरकार जब किसी विषय पर ना तो पूर्ण रूप से विरोध करना चाहते हैं और ना ही समर्थन करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति, दल या सरकार जब किसी विषय पर ना तो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और ना ही समर्थन करते हैं, तो इनका विरोध स्वीकार करने का तरीका तो कानूनी होता है। तो उदारवाद जो एकाधिकार, उदारवाद जो एकाधिकार का विरोधी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, अहिंसा और शांति तथा प्रजातंत्र की मान्यता का समन्वित रूप कहलाता है। क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पर जो उदारवाद का सीधा सीधा विचार जो होता है वो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति और दल सरकार की किसी विशेष व्यवस्था पर जो विरोध करता है, वो विरोध पूर्ण रूप से नहीं करता है और ना ही उसका समर्थन करता है और ना ही वो विरोध करता है। तो इस व्यवस्था को, इस तरीके के जो विचार को उदारवाद कहा जाता है। अंग्रेजी उपनिवेशिक काल के समय में ऐसे उदारवादी जो एग्जाम्पल थे वो काफी देखे जाते हैं, जिसमें कि उदारवादी नेता बहुत कहलाए यहाँ पे, जिसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले
और अन्य जो नेता थे वो उदारवादी नेता थे, जो कि अंग्रेजी उपनिवेशिक काल का विरोध बहुत ही शांति के ढंग से करते थे। तो उदारवाद, उग्रवाद, इस तरीके की जो धारणा है ये वहीं से हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी पर। अगली है उपनिवेशवाद। देखिए ये समझ में आ गया, उपनिवेशिक काल यानी कि उपनिवेश, अगर हम इसको हम बात करें तो ये अंग्रेजों के समय में जो उपनिवेशिक काल था उसी से सबको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और उपनिवेशवाद का जो मतलब है वो है जब किसी देश पर किसी अन्य देश का, ठीक है ना, अन्य देश के द्वारा शासन स्थापित कर लिया जाता था, कर लिया जाता है। यानी कि जैसे भारत में, भारत जब गुलाम हुआ था, यानी कि भारत किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ, अंग्रेजों का गुलाम हुआ, डचेस का गुलाम हुआ, जो कि यूरोपीय कंपनी भारत में आई और भारत को गुलाम बना लिया था, वो जो टर्म है, वो जो शब्दावली है, वो उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, अपना शासन स्थापित कर लिया और अपने तरीके से पूरे देश को चलाने लगे। यानी कि उस पर शासन स्थापित किया तो उस पराधीन देश पर, ठीक है ना, शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी कि जो पराधीन देश है, जो गुलाम देश है, और उस पर जो देश शासन कर रहा है, उस पर जो देश शासन कर रहा है, उसको उपनिवेश, यानी कि वो उस देश का उपनिवेश हो गया। यानी कि आज अगर हम बात करें अंग्रेजी उपनिवेश काल की, तो अंग्रेजों के उपनिवेश काल को हम भारत से लें तो भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश देश कहलाता था। तो इस तरीके से भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश देश कहा गया जब भारत गुलाम था। तो इसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी कि किसी देश को पराधीन बनाने के सिद्धांत को उपनिवेश कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश को अगर यहाँ पर गुलाम बना लिया जाए, ठीक है ना, तो उस सिद्धांत को यहाँ पर उपनिवेश कहा जाता है। यहाँ तक की पॉइंट मेरे ख्याल से शब्दावली आपको क्लियर हो गई होगी। इस शब्दावली की तरफ में चलते हैं। अगली शब्दावली है उपशमन। उपशमन, उपशमन का मतलब यहाँ पर है एक राजनीतिक शब्द। अगर इसकी बात की जाए तो ये एक राजनीतिक शब्द है जिसका अभिप्राय यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो राज्यों के बीच के बिगड़े हुए संबंध के सुधार की प्रक्रिया। दो राज्य, जैसे कि आज हम अपने नेबर स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का वासी हूँ, मध्य प्रदेश की नेबर स्टेट है, जैसे कि 5 नेबर स्टेट है, उसमें से किसी भी स्टेट के साथ में अगर कहीं पर भी कुछ संबंध बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना, और उसमें कुछ सुधार करना हो तो उस सुधार की प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा गया है, उपशमन कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। अगला टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी क्या है यहाँ पर? अगली टर्मिनोलॉजी है उपक्रमण। क्या है? उपक्रमण। और उपक्रमण के बारे में बात की जाए तो उपक्रमण भी ये एक क्या है, विधायी प्रक्रिया है। क्या है ये एक विधायी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मतदाता, जिसके अंतर्गत यहाँ पर मतदाता भी विधि निर्माण की प्रक्रिया का उपक्रमण यानी कि प्रारंभ कर सकता है। यानी कि यहाँ पर एक मतदाता भी विधि निर्माण की प्रक्रिया का उपक्रमण यानी कि उसकी भी शुरुआत कर सकता है। तो इस प्रकार की विधायी विधि प्रक्रिया जो है ये कहाँ चलती है? ये चलती है स्विट्जरलैंड में। ये जो क्या कहते हैं, इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी, इस तरीके की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो कंट्री है वहां पर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो ये मतदाता का भी विधि निर्माण की प्रक्रिया में प्रारंभ करना, उसके साथ में शामिल होना, ये प्रक्रिया उपक्रमण के नाम से जानी जाती है, जो कि स्विट्जरलैंड में यानी कि जो यूरोपीय कंट्री है उसमें इसको अपनाया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी जो कि है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब यहाँ पर क्या है ये हम समझते हैं। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है ये उच्च न्यायालय के निम्न मतलब कि जो कि निम्न न्यायालय, उच्च न्यायालय से नीचे के जो न्यायालय होते हैं, ठीक है ना। भारत में देखा है तो भारत में जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया में 3 तरीके के न्यायालय का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। एक तो उच्चतम न्यायालय, और उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके बाद में उससे नीचे के जो न्यायालय कहलाते हैं वो निम्न न्यायालय कहलाते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेषण का जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट से नीचे के जो लोअर कोर्ट कहलाते हैं, उच्च न्यायालयों से निम्न न्यायालय को जारी किए जाते हैं यहाँ पे। यानी कि जो उत्प्रेषण के जो प्रलेख हैं, उत्प्रेषण के जो ऑर्डर्स हैं, वो उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय को जारी किए जाते हैं।
और ये प्रलेख उस समय जारी किया जाता है जब जब निम्न न्यायालयों ने किसी मामले में सुनवाई करने पे अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दिया। यानी कि जो भी यहाँ पर उनका जो एक दायरा होता है, निम्न न्यायालय का जो दायरा होता है, उस मामले में सुनवाई करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का उन्होंने अतिक्रमण किया, यानी कि उनकी बाउंड्री लाइन से पार जाकर अब एक डिसीजन सुनाया है। तो उस डिसीजन के बेसिस पर यहाँ पर उच्च न्यायालय अपना एक उत्प्रेषण प्रलेख जारी करता है। क्लियर हो गया होगा? उत्प्रेषण यानी कि रिट जारी करना। यहाँ पर क्या है? ये उत्प्रेषण का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा है तो इसको रिट कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 352, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, वो अनुच्छेद में भी याद नहीं आ रहा। उसमें यहां पर रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 32, सॉरी आर्टिकल 32 जो कि उच्चतम न्यायालय के लिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल 226 जो है ये राज्य सरकार यानी कि स्टेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरे को? तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो शब्दावली है उस पर चलते हैं। अगली शब्दावली जो है वो है एकल। एकल यानी कि सिंगल। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का नाम आपने सुना होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो शब्द है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये है पूरा। ठीक है ना, ये शब्दावली है। इस शब्दावली को इस तरीके से आप नोट कीजिएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है ना, इसको कहा जाता है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एक प्रकार की निर्वाचन पद्धति है, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत देखा जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एक प्रकार की निर्वाचन पद्धति है जिसमें प्रत्येक मतदाता को सभी उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पसंद का क्रम, यानी कि यहाँ पर अपनी लाइक, वो किस लेवल पे उसको लाइक करता है उसका क्रम यहाँ पे व्यक्त करना पड़ता है। ठीक है, सीधी भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब होता है एकल संक्रमण मत प्रणाली, मतलब कि जिसमें कि प्रत्येक मतदाता जो मत देता है, जो अपना वोट देता है, वो पद्धति, वो निर्वाचन पद्धति कहलाती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यानी कि इसमें नाम के आगे मतदाता को सभी उम्मीदवारों के अपनी पसंद का क्रम व्यक्त करना पड़ता है। और ये प्रोसीजर कहाँ होता है? ये प्रोसीजर अगर देखा जाए तो राज्यसभा में सदस्य चुनने की जो प्रोसीजर है, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो प्रणाली है ये यहाँ पर जो अपनाते हैं वो कौन अपनाते हैं? विधायक और जो सांसद होते हैं वो इस विधि को अपनाते हैं, जो कि भारत की जनता इनको चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजती है। क्लियर हो गया? तो ये जो है, ये विधि जो है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाती है, जिसमें कि एक मतदाता यानी कि जो विधायक है या फिर सांसद है वो अपने उम्मीदवार, जो कि राज्यसभा में जो सांसद यहाँ पर चुने जाते हैं, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या फिर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में ये पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें कि निर्वाचित किए जाने के लिए मतों की न्यूनतम यानी कि मिनिमम संख्या निर्धारित की जाती है, जो कि कुल प्राप्त मतों की संख्या के में दो विभाजित, यानी कि वो दो से विभाजित किया जाता है। यहाँ पर कुल दो से विभाजित कर दिया जाता है। यहाँ पर तो दो से विभाजित यहाँ पर करने के बाद में निर्वाचित किए जाने के लिए मतों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की जाती है, और कुल मतों की संख्या को दो से विभाजित कर भागफल में एक जोड़ने पर प्राप्त न्यूनतम जो संख्या है उसी को माना जाता है। ठीक है, प्राप्त संख्या को जोड़ने पर न्यूनतम माना जाता है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता उतने ही मत दे सकता है जितने की वहां पर उम्मीदवार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10 यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो वो यहाँ वहां पर जो उपस्थित मतदाता है वो 10 बार यहाँ पर अपना
मतदान करता है उस ऑर्डर में और उसको उसके ऑर्डर के हिसाब से अपना यहाँ पर उम्मीदवारी व्यक्त कराता है, यानी कि अपनी पसंद को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतों की गिनती यदि यहाँ पर प्रथम पसंद की गिनती के उम्मीदवार पर निर्धारित करके बराबर प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो उसे क्या विजयी घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा प्रथम पसंद के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की ही मतगणना से अलग कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या है, जो प्रथम पसंद का सबसे कम मत प्राप्त करने वाला भी उम्मीदवार है उसको भी यहां पर मतगणना से अलग कर दिया जाता है और उसे निष्कासित उम्मीदवार को मिलने वाले महापत्रों की द्वितीय पसंद के आधार पर जिन जिन उम्मीदवारों ने जितनी संख्या में अंकित की गई है, ठीक है ना, उतने ही मतों से प्रथम पसंद के मतों की संख्या से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद में वहां पर उसकी वोटिंग और वहां पे उसकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। पहले वाला अगर कम हो गया तो पहला वाला जो पसंद है ना वो दूसरे वाले पे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसको संक्रमण किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेने से चलता रहता है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड होता है यहाँ पर। और यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की कार्य पद्धति होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, यानी कि अगर पहले वाले को कम वोट मिले हैं और दूसरे वाले तो उसको तुरंत वहां से क्या किया जाएगा, उस प्रक्रिया से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा और उसके मिले हुए मत पत्रों को द्वितीय पसंद के आधार पर जिन जिन उम्मीदवारों को जितनी संख्या में अंकित की गई है उतने ही मत प्रथम पसंद के मतों की संख्या में जोड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार से संक्रमण जो प्रक्रिया है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेने तक चलता रहता है। क्लियर हो गया? तो चलता रहता है और इसी प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। और ये पद्धति जो कहलाती है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, अगली जो शब्दावली है उस पर गौर करते हैं। ये है एनवॉय। एनवॉय क्या होता है इसको समझते हैं। एनवॉय मतलब कि जब किसी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व किसी अन्य देश में मनोनीत किया जाता है, जब किसी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व किसी अन्य देश में मनोनीत किया जाता है तो उसे एनवॉय कहा जाता है। ऐसा राजनयिक किसी विशेष कार्य के लिए भेजा जा सकता है। क्लियर हो गया? सीधी सी बात है, किसी देश का कोई एक को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, प्रतिनिधि है कोई, ठीक है ना, किसी देश का एक आधिकारिक प्रतिनिधि है जो कि अन्य देश में मनोनीत किया गया है अपनी बात को रखने के लिए, अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, तो उस टर्मिनोलॉजी को एनवॉय कहा जाता है। यानी कि ऐसा राजनीतिक जो कि एक विशेष कार्य के लिए भेजा जा सकता है उसको यहाँ पर एनवॉय कहा। ठीक है, अगली शब्दावली देखते हैं। अगली शब्दावली जो है वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की, ओलिगार्की तो कीजिएगा, ओलिगार्की। तो ओलिगार्की जो है वो क्या है, वो किसी भी देश में कुलीन तंत्रीय शासन का होना, किसी भी देश में कुलीन तंत्रीय शासन का होना और उस कुलीन तंत्र के द्वारा अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कार्य करना ओलिगार्की कहा जाता है। ठीक है ना, कुलीन शासन यानी कि साफ सुथरा शासन। किसी भी देश में साफ सुथरा तंत्रीय जो व्यवस्था होती है, ठीक है ना, उसका होना और उस साफ सुथरे तंत्र के द्वारा, ठीक है ना, अपने वर्गों की हितों की रक्षा करने का कार्य जो होता है उसको ओलिगार्की कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगली टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है अंतरथ, अंतस्थ राज्य। क्या है? अंतस्थ राज्य। अंतस्थ राज्य का मतलब है जब दो बड़े राष्ट्रों के बीच में एक छोटे राष्ट्र का स्थापित होना। क्या? दो बड़े राष्ट्रों के बीच में एक छोटे राष्ट्र का स्थापित अथवा यहाँ पर परिरक्षित किया जाता है। कोई दो बड़े राष्ट्र है ना, उसके बीच में कोई छोटा सा राष्ट्र, छोटा सा देश है स्थापित है अथवा परिरक्षित किया जाता है, तो उन दोनों राष्ट्रों के प्रत्यक्ष टकराव
कि सुरक्षा का जो कवच प्रदान करता है उस राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। यानी कि दो देश हैं, दो देश के बीच में एक छोटा सा देश है, छोटा सा देश बीच में स्थित है यहाँ पर, और वो जब उन दोनों बड़े देशों के बीच की सुरक्षा में कहीं टकराव होता है तो उसमें जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको कहा जाता है यहाँ पर अंतस्थ राज्य। अंतस्थ राज्य यानी कि बीच का मीडिएटर, इस तरीके की अपन बात कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर टकराव का एक सुरक्षा कवच जो प्रदान करता है, एक बाउंड्री लाइन जो बनाता है, उस बाउंड्री लाइन को यहाँ पर अंतस्थ राज्य कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द वो है कर्फ्यू। कर्फ्यू किसे कहा जाता है? आप सभी लोग कर्फ्यू के बारे में बिल्कुल जानते होंगे। कर्फ्यू यानी कि 144 के तहत जो कर्फ्यू लगाया जाता है, जिसमें कि 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह खड़े नहीं हो सकते, उसको कर्फ्यू कहा जाता है। अपने भारतीय संविधान में इसके बारे में व्याख्या की गई है। तो कर्फ्यू वही टर्म है जो कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय तक के लिए जनता का आवागमन पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय के लिए जनता के आवागमन पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है, उसको कर्फ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको कर्फ्यू कहते हैं। यानी कि ये जो कर्फ्यू है ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि जैसे कि आपातकाल है या फिर अचानक कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी जिसमें कि हिंसा होने की संभावना होती है, हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू शब्द का उपयोग किया जाता है। और वो सरकार समय समय पर यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो यहाँ पर इस शब्द का उपयोग करते हुए पूरी व्यवस्था को यहाँ पर कंट्रोल करती है, तो उसको कहा जाता है कर्फ्यू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है कंटेनमेंट। क्या है? कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसको समझना जरूरी है। कंटेनमेंट का मतलब होता है कि जब किसी देश विशेष का या फिर वाद विशेष का व्यापक विकास हो रहा है, यानी कि जब किसी देश विशेष का या फिर वाद विशेष का व्यापक विकास हो रहा हो, ठीक है ना, और अन्य शक्तिशाली देश या वाद द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको कंटेनमेंट की संज्ञा दी जाती है। उसको कंटेनमेंट की संज्ञा दी जाती है। यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट इस वो कहा है, आपने देखा होगा कई जगह अदालत में जब जज अपनी कार्रवाई करता है, उस कार्रवाई में कहीं पे भी अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो उसमें एक शब्द उपयोग किया जाता है, कंटेनमेंट ऑफ द कोर्ट, यानी कि रुकावट। ठीक है ना, यानी कि उसमें यहाँ पर व्यवधान, यानी कि कोई शक्तिशाली देश या फिर वाद के द्वारा उसे दबाने की कोशिश की जा रही है तो उसको कंटेनमेंट की संज्ञा दी जाती है। यानी कि कहीं पे कोई वाद किसी भी देश को या फिर किसी भी एक टॉपिक पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो उसको कंटेनमेंट कहा जाता है। तो ये शब्द आपने कई फिल्मों में भी सुना होगा, कई जगह आप कोर्ट रूम में लाइव कोर्ट में देखा होगा तो उसमें भी आपने इस शब्दावली को सुना होगा, इस वर्ड को सुना होगा, कंटेनमेंट। तो वहां पर सीधे के सीधे जज बोलता है कंटेनमेंट ऑफ द, ठीक है, की संज्ञा लेते हुए वो उस पर कार्रवाई करने के लिए तुरंत ही हिदायत देता है सामने वाले पर कि मैं इसको कंटेनमेंट ऑफ द कोर्ट मानूंगा और आप पर कार्रवाई कर सकता हूं। ऐसा आपने सुना होगा, तो ये वही कंटेनमेंट कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगला शब्द ले लेते हैं। अगला जो शब्द है वो है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या कहलाता है? कन्वेंशन मतलब कि किसी विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए बुलाए गए सम्मेलन को, यानी कि कोई कन्वेंशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, कोई कन्वेंशन आयोजित किया जाता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा होती है, उसको कन्वेंशन कहा है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक कन्वेंशन, ठीक है ना, किया जाता है और उसमें यहाँ पर जेनोसाइड जेनोसाइड को अभी अभिद्यमान ठहराया था। ठीक है ना, जेनोसाइड को यहाँ पर सही ठहराया था। तो वो एक कन्वेंशन था जहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कन्वेंशन, एक एग्जांपल है जिसको कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई सम्मेलन या फिर कोई कन्वेंशन आयोजित किया जाता है, उसी शब्द को यहाँ पर कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है वो है काम रोको प्रस्ताव। तब से आपको समझ में आ गया होगा कि काम रोको प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। यानी कि कोई भी काम, यानी कि किसी भी कोई काम हो रहा है उस काम को रोक दिया जाए, ठीक है ना, उस पर कोई बाधा उत्पन्न किया जाए, उसको रोक दिया जाए, तो उसको काम रोको प्रस्ताव
पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जब सिंपल सी बात है, जब संसद या विधायिका का कोई सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस करने के लिए सदन की कार्रवाई को बंद करने का प्रस्ताव रखता है, संसद के बारे में यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या संसद या विधायिका में सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के लिए, यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत महत्व नहीं, सार्वजनिक यानी कि इसमें सभी का हित जुड़ा हुआ है, उस विषय पर बहस करने के लिए संसद की कार्रवाई को बंद करने का प्रस्ताव रखता है, तो उसे काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि बाकी के सारे काम छोड़कर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस विषय पर चर्चा करें, तो वो जो प्रस्ताव है उसको काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। तो इस प्रस्ताव का निर्णय अध्यक्ष कैसे करता है? मतदान के द्वारा। यहाँ पर अध्यक्ष क्या करता है? मतदान के द्वारा इसका निर्णय लेता है, और ये प्रस्ताव प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन पीरियड होता है, क्वेश्चन पीरियड जब खत्म हो जाता है तो क्वेश्चन पीरियड के बाद में सदन का कोई भी सदस्य यहाँ पर अपनी इस बात को रख सकता है और उसको प्रस्तुत कर सकता है, और उस प्रस्ताव को यहाँ पर रखने की प्रयास करता है, और वहां पर अध्यक्ष वोटिंग के द्वारा इसका निर्णय लेता है कि इस काम रोको प्रस्ताव को पारित किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का जो शब्द है वो है कोरम। कोरम शब्द आपने कई जगह सुना भी होगा। कोरम यानी कि एक कुछ लोगों यानी कि टोटल सदस्यों में से एक छोटा सा जो एक सदस्य मिलके जो एक समूह बनता है उसको कोरम कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर कोरम की बात सीधी बात है कि किसी संस्था या दल के द्वारा किसी भी कार्रवाई में एक न्यूनतम उपस्थिति की संख्या हो। ठीक है ना, सीधे समझे, किसी भी संस्था या दल के द्वारा किसी भी कार्रवाई के लिए एक न्यूनतम उपस्थिति की संख्या को कोरम कहते हैं। ठीक है ना, एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम लोग वहां पे उपस्थित होते हैं, उसको कोरम कहा जाता है। यदि किसी सभा का कोरम ना हो तो क्या सभा की कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी कि किसी भी सभा को चलने के लिए जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर होनी जरूरी है, उसको कोरम कहा जाता है। अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट वहां पर कंप्लीट नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो वो कार्रवाई वहां पर नहीं की जाती। यानी कि प्रत्येक संस्था अपने संविधान के निर्माण पर कोरम अवश्य निर्धारित कर देती है। यानी कि छोटा सा एग्जांपल दें, अगर किसी एक व्यक्तिगत एक छोटी सी कॉलोनी में एक छोटी सी कॉलोनी है और वहां पे कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी की अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है और वहां पर उन्होंने उस तरीके के नियम निर्धारित किए हैं कि यहाँ पर मिनिमम 10 लोग जब तक की उपस्थित नहीं होते हैं तब तक हम वो मीटिंग नहीं कंडक्ट करेंगे, उस तरीके की उस विषय पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर 10 में से 8 लोग भी उपस्थित होते हैं तो वो मीटिंग वहां से रद्द कर दी जाती है जब तक कि वहां पे 10 लोगों का जो नियम में निर्धारण है वो नहीं हो पाता है। इसी तरीके से अगर किसी संसद को चलाने के लिए मिनिमम सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं है, मिनिमम वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित नहीं है, मिनिमम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर उपस्थित नहीं है, तो वो सदन की कार्रवाई भी वहां पर रुक जाती है, तो उसको कोरम कहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है गन वॉर डिप्लोमेसी। क्या है? गन वॉर डिप्लोमेसी। गन वॉर यानी कि गन, समझ गया होंगे आप, गन यानी कि बंदूक के नोक पर। ठीक है, तो ये एक प्रकार की राजनीतिक कूटनीति है जिसके अंतर्गत कोई भी देश अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे देश पर अपनी शक्ति का भय दिखाता है। ठीक है, गन वॉर डिप्लोमेसी ये एक प्रकार की राजनीतिक कूटनीति है जिसके अंतर्गत कोई भी देश अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे देश पर अपनी शक्ति का भय दिखाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की जो वर्तमान पॉलिसी जो चल रही है वो भी कहीं ना कहीं इससे मिलती है। गन वॉर डिप्लोमेसी को फॉलो करने वाले जो देश होते हैं जो कि अपनी बंदूक के नोक पर, अपनी शक्ति की नोक पर, ठीक है ना, दूसरे देश को भय दिखाते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, ऐसी नीति को, ऐसे शब्द को यहाँ पर गन वॉर पॉलिसी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज मेरे ख्याल से आज की क्लास इतनी बहुत है। अगली जो शब्दावली है वो अपन आगे आने वाले समय में भी इसको कंप्लीट करेंगे। आज इतनी ही शब्दावली, अगली क्लास में अगली जो शब्दावली है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे।
क्लास कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ में लगातार मेरी ऐसी क्लासेस को आप जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार ये मैराथन क्लासेस है जो इंडियन पॉलिटी की वो चलती रहेगी, एक के बाद में एक। यहाँ पर पूरी राज्य व्यवस्था को मैं कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच। नाइस।